रिचर्ड थाईलैंड आता है कुछ एक्साइटिंग और अलग सा एक्सपीरियंस ढूंढते हुए। वो एक पुराने टूटे फूटे होटल में रुका होता है और जब अपने रूम में नहीं जा पाता तो बगल वाले कमरे की लड़की फ्रांसवा, जो अपने बॉयफ्रेंड एतियन के साथ रहती है, उसकी मदद कर देती है। बाद में जब रिचर्ड बेड पर लेटा होता है तो दीवार के पार से उनकी एक्शन सीन की आवाजें सुनाई देती हैं। तभी बगल वाले कमरे से एक अजीब पागल आदमी डेफी आकर उसे डिस्टर्ब करता है। डेफी उसे एक सीक्रेट और बैन किए गए आइलैंड पर बने बीच के बारे में बताता है। रिचर्ड को भरोसा नहीं होता कि ऐसी कोई जगह असल में होगी, लेकिन जब अगली सुबह वो वापस लौटता है तो अपने दरवाजे पर एक नक्शा चिपका हुआ देखता है। जल्द वो डेफी को चेक करने जाता है, लेकिन पाता है कि उसने अपनी जान ले ली। पुलिस से बात करने के बाद वो पड़ोसियों को वो मैप दिखाता है और सीक्रेट आइलैंड की कहानी बताता है। अब सब इस बात से एक्साइटेड हो जाते हैं कि किसी ऐसी जगह जाएं जहां टूरिस्ट नहीं जाते। तब एतियन पूरा प्लान और रास्ता समझ लेता है। फिर वो सब मिलकर एक ही दिन में 500 मील का सफर तय करते हैं और एक बीच पर पहुंच जाते हैं। एतियन बताता है कि वो आइलैंड एक नेशनल पार्क है और ऑफ लिमिट्स है, लेकिन पास वाले आइलैंड से तैरकर वहां पहुंचा जा सकता है। फिर एक बार रिचर्ड अपने कमरे में नहीं जा पाता क्योंकि इस बार उसकी की खो जाती है, लेकिन उसके बगल वाले 2 सर्फर्स उसे अपने साथ बैठने बुला लेते हैं। वो उस लेजेंडरी बीच की बात करते हैं जहां सफेद रेत और बिल्कुल साफ नीला पानी होता है, लेकिन सबको लगता है कि ये बस एक अर्बन मिथ है। रिचर्ड अगली सुबह अपनी जर्नी शुरू करने से पहले उन सर्फर्स को मैप की एक कॉपी दे देता है। फिर वो लोग बोट पकड़ते हैं और अपनी दूसरी आखिरी लोकेशन तक पहुंचते हैं और रात भर कैंप करते हैं। अचानक रात को रिचर्ड की नींद फ्रांसवा की कैमरे की क्लिक से खुलती है। वो रात के आसमान की फोटोज ले रही होती है। रिचर्ड कहता है कि शायद कहीं दूर किसी और प्लेनेट पर भी उनकी ही तरह कोई होगा जो यहाँ की फोटो ले रहा होगा। ये सुन फ्रांसवा हंसकर कहती है कि ये वही ओवर स्मार्ट बात है जो अमेरिकन लड़के फ्रेंच लड़कियों से बोलते हैं ताकि उनके साथ एक मैच खेल सकें। अगली सुबह तीनों दूरी का अंदाजा लगाते हैं। सोचते हैं कि अगर ज्यादा दूर हुआ तो शायद तैरकर पहुंचना मुश्किल हो जाए, लेकिन रिचर्ड जोश में कहता है अगर ट्राई नहीं करेंगे तो कभी पता नहीं चलेगा, और वो खुशी खुशी कूद जाता है। एक लंबी और थकाऊ तैराकी के बाद आखिरकार वो किनारे पर पहुंचते हैं। अंदर जाते हुए उन्हें एक बहुत बड़ी गांजे की खेती दिखती है। वहीं एक आदमी सोया होता है जिसके साथ एक बंदर बंधा होता है और उसके पास एक एम पड़ी होती है, पर वो बंदर उसे जगह देता है और तीनों जल्दी से खेत में छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में बाकी गार्ड्स भी आ जाते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। बंदर उन्हें ढूंढ लेता है, लेकिन रिचर्ड उस पर पानी फेंकता है और वो लोग क्वाइटली वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद कपल थोड़ा डरने लगता है और सोचता है कि क्या आगे जाना सही है, लेकिन रिचर्ड पूरे जोश में होता है और पैराडाइज जैसी जगह ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, तो बाकी दोनों भी उसके साथ चलते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर वाले वाटरफॉल तक पहुंचते हैं। लड़के इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि नीचे कैसे उतरें। तभी फ्रांसवा बिना कुछ बोले छलांग लगा देती है और दोनों को भी मोटिवेट कर देती है। जल्द तीनों नीचे पहुंचते हैं। सब एक्साइटमेंट में चिल्ला रहे होते हैं। तभी एक आदमी तालियां बजाते हुए आता है और उसका नाम किटी होता है। फिर वो उन्हें एक छोटे से गांव जैसी जगह पर ले जाता है। उन्हें लगता था कुछ लोग बस गुफाओं में रुक रहे होंगे, लेकिन वहां तो एक पूरी कम्युनिटी रहती है जो लॉन्ग टर्म के लिए वहां बस चुकी होती है। जिसके बाद उन्हें उस कम्युनिटी की लीडर सेल के पास ले जाया जाता है। वो लोग उसे डेफी वाला मैप दिखाते हैं। सेल बताती है कि डेफी भी इसी कम्युनिटी का फाउंडर था, लेकिन वह धीरे धीरे पागल हो गया। वो ये भी बताती है कि उनकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछती है कि क्या उन्होंने किसी और को मैप दिया है। तब सब मना कर देते हैं और सेल फिर मैप जला देती है। इसके बाद उन्हें उस लगून वाले बीच पर ले जाया जाता है जहां चारों तरफ क्लिफ्स होते हैं और बीच में एकदम नीला और क्रिस्टल क्लियर पानी होता है। यहाँ सब उस जगह को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो सच में उस जगह तक पहुंच गए हैं जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। शाम को जब सब आराम कर रहे होते हैं, रिचर्ड को महसूस होता है कि शायद उसने वो जगह ढूंढ ली जहां वो सही मायनों में बिलोंग करता है। अगले दिन सेल उन्हें समझाती है कि ये कम्युनिटी कैसे चलती है। लोग खुद का खाना उगाते हैं, अपने घर बनाते हैं और लगभग सेल्फ सफिशिएंट हैं। उन्हें बस कभी कभी सिविलाइजेशन लौटना पड़ता है, थोड़ा बहुत ग्रास बेचकर राइस खरीदने के लिए। आइलैंड के दूसरी तरफ के फार्मर्स से उनका एक समझौता है कि जब तक वो लोग अपनी गांजा की फसल नहीं चुराते और ज्यादा लोग इस आइलैंड पर नहीं आते, उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद 3 स्वीडिश लोग उन्हें स्पीयर फिशिंग सिखाते हैं और रिचर्ड जल्दी ही सीख जाता है। इस कम्युनिटी में हर टाइप की स्पोर्टिंग और लेजर एक्टिविटी होती है। बस एक ही इंसान है जो रिचर्ड को पसंद नहीं आता, सेल का बॉयफ्रेंड बग्स, जो वहाँ का कारपेंटर भी है, क्योंकि वो रिचर्ड को हमेशा फ्री का खाना खाने के लिए चिढ़ाता रहता है।
कम्युनिटी में एक ट्रेडिशन होता है कि जो भी नया मेंबर आता है वो अगले नए मेंबर को टैटू बनाता है। यहाँ सब कुछ बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन फिर भी रिचर्ड के अंदर कुछ और पाने की चाह रहती है। एक दिन जब रिचर्ड चुपचाप फ्रांसवा को देख रहा होता है, तभी किटी आकर उसे समझाने लगता है कि वो उसके साथ कभी नहीं हो सकता और उसके कई सारे कारण गिनाता है। थोड़ी देर बाद एक लड़का कहता है कि उसे दांत दिखाने के लिए मेनलैंड जाना है, लेकिन सेल मना कर देती है। रिचर्ड समझ जाता है कि कभी कभी थोड़ी बहुत तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है ताकि ये सीक्रेट जगह बनी रहे, तो उसका दांत प्लायर्स से खींचकर निकाल दिया जाता है। उसी रात फ्रांसवा रिचर्ड को बीच पर वॉक पर चलने के लिए बुलाती है। वो उसे बताती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन एतियन के साथ होने की वजह से उसके साथ वक्त बिताना मुश्किल हो जाता है। फिर वो दोनों पानी में उतरते हैं, जहां रात के अंधेरे में पानी रोशनी सा चमक रहा होता है। अब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं और वादा करते हैं कि ये सब सीक्रेट रहेगा। लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीतते कि एतियन रिचर्ड को सामने से आकर बात करता है। वो सब कुछ जान चुका होता है। रिचर्ड बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन एतियन कहता है कि सबको पहले से पता है। अब भले ही वो टूट चुका होता है, लेकिन साफ कह देता है कि अगर फ्रांसवा रिचर्ड के साथ खुश है तो वो बीच में नहीं आएगा। अगले दिन तेज बारिश हो रही होती है। क्रिस्टो बताता है कि पानी गंदला हो गया है और मछली पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। ये बारिश कई हफ्तों तक चल सकती है और इसी कारण लोग भूखे भी रह सकते हैं, पर रिचर्ड रिस्क लेता है। क्रिस्टो का गियर उठाता है और पानी में तैरने चला जाता है। तभी उसे दूर बाकी लोग घबराए हुए इशारे करते दिखते हैं। वो मुड़कर देखता है कि एक शार्क उसकी तरफ आ रही है। तब वो घबराकर किनारे की ओर तैरने लगता है और शार्क उसका पीछा करने लगती है। यहाँ सीन कट होता है और अब वो कम्युनिटी हाउस में होता है। सबको वो बताता है कि उसने कैसे उस शार्क से खुद को बचाया। तब सभी उसका जश्न मनाते हैं, लेकिन बग्स इस बात से इम्प्रेस नहीं होता, क्योंकि उसके हिसाब से वो बस एक बेबी शार्क थी। पर रिचर्ड उसे जवाब देकर चुप करवा देता है और सब सोने चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सेल सबको बताती है कि उनके चावल में फंगस लग गया है, मतलब अब किसी को मेनलैंड जाकर ग्रोसरी करनी पड़ेगी। लेकिन कोई भी वॉलंटियर नहीं करता, तो सेल रिचर्ड से साथ चलने को कहती है। रिचर्ड थोड़ा हिचकता है, लेकिन उसे मना करने का ऑप्शन नहीं मिलता। एक एक करके सब उसे अपनी अपनी शॉपिंग लिस्ट देने लगते हैं। लास्ट में बग्स आता है। रिचर्ड को जोर से पकड़कर कहता है कि अपने हाथ और अपनी छोटी सी रिचर्ड दोनों को कंट्रोल में रखे। शॉपिंग के बाद वो दोनों एक पब में बैठते हैं। तभी वो सर्फर डूड्स और उनकी गर्लफ्रेंड्स वहां आ जाते हैं। रिचर्ड को द गाय विद द मैप कहकर इंट्रोड्यूस किया जाता है और सेल ये सुन लेती है। वो ग्रुप बहुत एक्साइटेड लगता है आइलैंड जाने के लिए, लेकिन रिचर्ड कहता है कि वो मैप नकली था और वो बीच असल में है ही नहीं। पर उन्हें उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और सोचते हैं कि वो बस उन्हें धोखा दे रहा है। तब रिचर्ड गुस्से में उन पर चिल्ला पड़ता है। इसके बाद सेल पूछती है कि क्या उसने उन्हें मैप की कॉपी दी। रिचर्ड झूठ बोल देता है कि उसने बस जिक्र किया था, उन्होंने कभी नक्शा नहीं देखा। ये सुन अब सेल चैन की सांस लेती है। सोचती है कि बिना नक्शे के वो लोग वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। फिर वो जाकर पूल खेलने लगती है और रिचर्ड को बोलती है कि उसके लिए बैग गर्म रखे। बाद में वो दोनों कुछ योगा पोज ट्राई करते हैं। ये उसकी चुप्पी की कीमत थी और रिचर्ड की वापसी। जब वो लौटते हैं तो रिचर्ड सभी को उनका ऑर्डर किया हुआ सामान देता है, जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं। फ्रांसवा के लिए वो एक डिस्पोजेबल कैमरा भी लाता है। लेकिन फ्रांसवा पूछती है कि राइस रन पर कुछ हुआ क्या, क्योंकि लोगों के बीच ये बातें घूम रही हैं कि सेल रिचर्ड को पसंद करती है। अब रिचर्ड उस पल को खराब नहीं करना चाहता, इसलिए कहता है कि कुछ नहीं हुआ और दोनों का रिश्ता वापस नॉर्मल मोड पर आ जाता है। अगले दिन फ्रांसवा सबकी एक तस्वीर लेती है। बाद में जब रिचर्ड झूले पर लेटा हुआ गेम खेल रहा होता है, अचानक तेज चीखें सुनाई देती हैं। तब बाहर आकर देखता है कि स्वीडिश लड़कों पर शार्क ने अटैक कर दिया। एक की टांग का हिस्सा गायब होता है और सीने पर गहरा जख्म होता है। जल्द रिचर्ड खून के निशान का पीछा करता हुआ बीच तक पहुंचता है। वहां उसे क्रिस्टो मिलता है, जिसके पैर में शार्क ने काट लिया होता है। जल्द उसे उठाकर अंदर लाया जाता है। वहां साल कहती है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी, बस शर्त यह है कि वो किसी को उनके लोकेशन के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन क्रिस्टो डर चुका था। वो कहता है कि अब उसे पानी से डर लगने लगा है और वो कहीं बाहर जाने के बजाय यही मदद बुलवाना चाहता है। पर साल उसका रिक्वेस्ट ठुकरा देती है और साफ कहती है या तो चलो या यहीं रहो और अपनी किस्मत आजमाओ। बाद में ग्रुप उसके दोस्त का फ्यूनरल करता है और उसे दफना देता है। फ्यूनरल के बाद सब फिर से नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस्टो की चीखें सबको परेशान करने लगती हैं। रिचर्ड सोचता है कि जब कोई बड़ा हादसा होता है तो इंसान या तो ठीक हो जाता है या मर जाता है, ताकि लोग कह सकें अच्छा इंसान था और फिर जिंदगी में आगे बढ़ सकें। लेकिन अगर कोई आधे में लटका रह जाए तो वही सबसे ज्यादा लोगों को इरिटेट करता है।
आखिरकार ब्रूक क्रिस्टो को एक टैंक में जंगल के अंदर ले जाता है। एटियन बहुत रोकता है लेकिन कोई नहीं सुनता और कुछ ही वक्त बाद सब वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं। कुछ समय बाद साल रिचर्ड को आइलैंड के दूसरी तरफ ले जाती है और दिखाती है कि सफल लोग अब भी उस नक्शे के साथ घूम रहे हैं। वो गुस्से में कहती है कि फार्मर्स ने साफ मना किया था कि और लोग नहीं आने चाहिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग टूर गाइड बना रहे हैं। साल उसे कहती है कि जब तक ये लोग आएं तब तक वो हर दिन यहीं रहे और उन्हें रोककर उनसे मैप वापस ले। उसी रात फ्रांसवा आती है और उसे एक थप्पड़ जड़ देती है क्योंकि साल ने सबको ट्रिप पर हुए किस्से बता दिए थे। रिचर्ड को पता था कि ये होगा, फिर भी उसे बुरा लगता है। दिन बीतते हैं और रिचर्ड अपनी एंटरटेनमेंट खुद ढूंढने लगता है। वो फार्मर्स की एक्टिविटीज को गेम की तरह देखने लगता है, जैसे कोई वीडियो गेम हो। साथ ही अब वो फार्मर्स को तंग करने लगता है। उसके लिए जंगल अब उसका एरिया है। मिशन है मैप को वापस लाना। फार्मर्स हैं डिफेंडर और सर्फर्स हैं इन्वेडर। अब धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। उसे डेफी की विशंस आने लगती हैं। एक दिन कीटी उसे चेक करने आता है और देखता है कि वो पूरी तरह पागल हो चुका है। वो उसे समझाता है कि ऐसे अकेले अंधेरे में भागते रहना ठीक नहीं, लेकिन रिचर्ड पर कोई असर नहीं होता। रिचर्ड अब जंगल में ट्रैप लगाने लगता है। अभी भी उसे डेफी के विशन आते रहते हैं। डेफी उसे रास्ता दिखा रहा है। अब वो फार्मर्स के घरों में चोरी छिपे घुसने लगा है। उनके हथियार छूता है जब वो सो रहे होते हैं। एक दिन वो एक फार्मर का हेडबैंड भी ले आता है। फिर वो दिन आता है, सर्फर्स एक राफ्ट पर आते हैं और किनारे पहुंचते हैं। रिचर्ड चुपचाप सब देखता है। जैसे ही वो लोग हेम फील्ड तक पहुंचते हैं, वो खुशी से झूमने और गाने लगते हैं, जिससे फार्मर्स अलर्ट हो जाते हैं और हथियार लेकर आ जाते हैं। सर्फर्स कहते हैं कि उन्हें पता नहीं था, लेकिन जब ये बात नहीं बनती तो वो पैसे देने की कोशिश करते हैं। जल्द सिचुएशन बिगड़ जाती है और जैसे ही एक सफर एक फार्मर के करीब आता है, वो गन चला देता है, जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है और 2 और सर्फर्स मारे जाते हैं। अब बस एक लड़की बचती है। जैसे ही वो फील्ड से बाहर निकलती है, रिचर्ड उसे देखकर फुफकारता है और इसी पल उसे होश आता है। तब एक फार्मर उसका पीछा करता है, लेकिन रिचर्ड का ट्रैप उसे पकड़ लेता है। रिचर्ड भागते हुए वाटरफॉल तक पहुंचता है। फिर वो कैंप पहुंचता है जहां सब 6 साल पूरे होने की पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ रिचर्ड साई की तरह छुपा हुआ ये सब देख रहा होता है। फिर वो फ्रांसवा को रोकता है और कहता है कि उसके साथ चलो। वो उसे टैंक में ले जाती है और रिचर्ड कोशिश करता है कि तीनों यहाँ से भाग चलें, लेकिन एटियन मना कर देता है क्योंकि वो क्रिस्टो को यहीं छोड़ नहीं सकता। पर क्रिस्टो की हालत बहुत खराब थी। उसकी टांग में गैंग्रीन हो चुका था और वो फैलता जा रहा था। उधर पार्टी चालू थी। रिचर्ड कहता है कि तुम लोग बोट पर उसका इंतजार करना। इशारा करता है कि वो क्रिस्टो का इंतजाम कर देगा। रिचर्ड वापस जाकर क्रिस्टो की तकलीफ खत्म कर देता है। उसे मारना पड़ता है क्योंकि वो बहुत तकलीफ में था और सबने बस अपने मस्ती के चक्कर में उसकी हालत नजरअंदाज कर दी थी। अब जैसे ही रिचर्ड टैंक से बाहर आता है, कोई उसे पीछे से वार करता है और वो बेहोश हो जाता है। उधर पार्टी चल रही होती है, लेकिन तभी फार्मर्स वहां पहुंच जाते हैं। उनका लीडर सबके सामने अपना गुस्सा जाहिर करता है। कहता है कि हर थोड़े दिन में कोई नया नक्शा लेकर यहाँ आ जाता है और इससे उसकी खेती और फैमिली को सपोर्ट करने का तरीका खतरे में पड़ रहा है। अब वो सबको ऑर्डर देता है कि यहाँ से चले जाओ। सब मान जाते हैं, पर सिर्फ सेल मना कर देती है। रिचर्ड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चिल्लाकर कहती है कि ये सब उसी की गलती है। तभी फार्मर समझ जाता है कि वही बंदा था जो चुपके से उनके गन्स छू रहा था और बाकी लोगों को यहाँ तक लेकर आया। जिसके बाद फार्मर सेल को एक रिवॉल्वर देता है जिसमें सिर्फ एक गोली होती है और कहता है कि अगर वो रिचर्ड को मार दे तो यहाँ रह सकती है। पर बाकी सब नहीं। बग्स रिचर्ड को पकड़कर एक खंभे से बांध देता है। रिचर्ड रहम की भीख मांगता है, लेकिन सेल पूरी तरह तैयार लगती है। रिचर्ड कहता है कि इस बार सब देखेंगे कि इस पैराडाइज को बचाने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है, और सेल कहती है कि सब ये सह लेंगे और ट्रिगर दबा देती है। लेकिन गोली खाली होती है। अब रिचर्ड जोर से हंस पड़ता है। फार्मर भी हल्का सा मुस्कुराता है और कम्युनिटी बिखर जाती है। जिसके बाद सभी लोग सेल को छोड़कर एक राफ्ट में बैठकर अपने पुराने नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं। रिचर्ड अब एक इंटरनेट कैफे में बैठा होता है। अपने ईमेल चेक करता है, जहां उसे फ्रांसवास का भेजा हुआ ग्रुप फोटो मिलता है। वो सोचता है कि पैराडाइज कोई जगह नहीं होती, बल्कि एक ऐसा पल होता है जहां तुम्हें लगता है कि तुम जहां हो वहीं के हो, और जब तुम वो पल पा लेते हो तो वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह जाता है। और इसी सीन के साथ यह मूवी खत्म होती है। पर आप अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाने वाले हो, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।